हेलो दोस्तों, जेई क्लासेस मेरठ में आपका स्वागत है। मैं आपका विवेक सिंह। और आप जानते हैं जैसे हमारी यूनिट कौन सी चल रही है, HTML। पिछली बार हमने टोटल अपने 7 टैग्स कंप्लीट कर लिए थे कि HTML लैंग्वेज में हम लोग टोटल कौन कौन से टैग यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि सारा खेल टैग्स का ही है। आप किसी भी पेज को अगर फॉर्मेट कर रहे हो, किसी भी टेक्स्ट पे अगर कोई फॉर्मेटिंग कर रहे हो, वो सारी फॉर्मेटिंग किसके थ्रू हो रही थी? टैग्स के थ्रू हो रही थी। तो आज हम लोग अपना छठा टैग स्टार्ट करते हैं। उस छठे टैग का नाम है हमारा मोनो स्पाइस्ड फॉन्ट। मोनो स्पाइस्ड फॉन्ट। अब ये मोनो स्पाइस्ड फॉन्ट क्या होता है भाई? ये एक बड़ी कमाल की चीज है। जैसे हर लेटर की चौड़ाई अलग होती है। जैसे एप्पल, देखो, ए, डबल पी, एल, ई। अब क्या होगा, ए की चौड़ाई इतनी है तो इनके बीच में गैप ज्यादा होगा। पी की चौड़ाई जितनी है कम। एल की चौड़ाई पी की ए से कम है तो इनके बीच में गैप कम आएगा। एल और ई के बीच में गैप कम आएगा। तो क्या हो गया, लेटर्स के बीच में जो गैप आ रहा है वो गैप किस वजह से आता है? क्योंकि हर लेटर की चौड़ाई अलग होती है। उस चौड़ाई की वजह से लेटर्स में स्पेस कभी भी बराबर नहीं आ सकता। तो मोनोस्पाइस्ड क्या होता है? देखो, जैसे उदाहरण के लिए डब्लू आई से अधिक व्यापक है, यानी उससे अधिक चौड़ा है। तो मोनोस्पेस्ड फॉन्ट हर अक्षर के बीच में समान स्थान प्रदान करता है। उनके बीच में जो गैप है वो सबके बीच में सेम कर देगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है। कैसे? देखो, अच्छा, और मोनोस्पाइस्ड फॉर्म कौन से टैग यूज होता है? टी, डबल टी टैग इज यूज्ड फॉर मोनोस्पाइस्ड फॉन्ट। देखें कैसे? ऐसे। ये आपके सामने इसका कोड है, सिंपल। बाकी सब कुछ सेम, जैसे हम लोग पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है HTML प्रोग्राम को लिखने का या किसी भी प्रोग्राम में लिखा जाने का, वो हमारा बाकी सब कुछ सेम। सिर्फ ये टैग देखो आप, हमने इसके अंदर टी से ऊपर सिंपल एक लाइन लिखी है, राइट योर फर्स्ट पैराग्राफ विदाउट मोनोस्पेस्ड फॉन्ट। और उसके बाद हमने अपना टैग यूज कर दिया मोनोस्पेस्ड वाला, टी। और इसमें लिख दिया राइट योर फर्स्ट पैराग्राफ इन मोनोस्पेस्ड फॉन्ट। ऊपर वाला विदाउट मोनोस्पेस्ड और ये वाला विद मोनोस्पेस्ड। तो दोनों का देखिए आउटपुट क्या है आपके सामने। राइट योर फर्स्ट पैराग्राफ विदाउट मोनोस्पेस्ड फॉन्ट। दोनों में कुछ डिफरेंस समझ में आ रहा है? देखो कैसे। देखो, P और A के बीच का डिफरेंस और G और R के बीच का डिफरेंस सेम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि P की चौड़ाई ज़्यादा है, G की चौड़ाई कम है। इसी तरीके से हर लेटर के बीच, देखो, O और U के बीच का गैप ज़्यादा है, U और R के बीच का गैप कम है। तो जो ये हमारा टी फॉन्ट था, इसका क्या काम था? इसने हर लेटर के बीच में बिल्कुल सेम स्पेस छोड़ दिया। दिस इज मोनो स्पेस्ड टैग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगला टैग है हमारा सुपर स्क्रिप्ट टैग। टेक्स्ट, किसी भी टेक्स्ट को सुपर स्क्रिप्ट यानी कि ऊपर लेकर आना। जैसे पहले बताया था आपको, ऊपर का क्या मतलब है, पिछली क्लास में भी समझाया था। आपको लिखना है A² प्लस B²। तो अब यहाँ पे 2 क्या हुआ, इस A के ऊपर चला गया ना। ये 2 क्या हुआ, इस B के ऊपर चला गया। तो किसी भी टेक्स्ट को अगर किसी भी टेक्स्ट के ऊपर लेकर जाना है तो उसको बोलते हैं हम लोग सुपर स्क्रिप्ट। और सुपर स्क्रिप्ट के लिए कौन सा टैग यूज होता है? SUP, सुपर स्क्रिप्ट। स्टार्ट, एंड, क्लोज, इसके बीच में आप जो भी चीज लिख दोगे वो ऊपर चली जाएगी। ठीक, देखें कैसे। ऐसे मैंने यहाँ क्या लिखा, A² प्लस B²। देखिए, अब मैंने A सुपर के बाहर लिखा है, उसके बाद मैंने टैग स्टार्ट किया, टैग क्लोज किया, दोनों के बीच में क्या लिखा, 2। इसके बाहर आके प्लस B, टैग स्टार्ट, टैग क्लोज, दोनों के बीच में क्या लिखा, 2। तो आउटपुट क्या आया देखिए, A
2 चला गया ऊपर, स्क्वायर, फिर बाहर निकले प्लस बी, फिर 2 चला गया ऊपर। यानी कि किसी भी टेक्स्ट को अगर किसी भी टेक्स्ट के ऊपर पहुंचाना है तो कौन से टैग का यूज करते हैं? सुपर स्क्रिप्ट यानी SUP। SUP इज अ टैग। SUP एक टैग है जिसका काम किसी भी टेक्स्ट को किसी भी टेक्स्ट के ऊपर पहुंचा देना। जैसे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अगर मैं यहाँ A कैपिटल लिखता तो A कैपिटल आता, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब ये आपके ऊपर है, आप प्रिंट क्या करना चाह रहे हो। मैंने सिर्फ आपको एक टूल बताया SUP, जिसका काम है किसी भी टेक्स्ट को किसी भी टेक्स्ट के ऊपर पहुंचा देना। इसी तरीके से दूसरा टैग होता है सबस्क्रिप्ट। जब आप किसी टेक्स्ट को ऊपर पहुंचा सकते हो तो किसी टेक्स्ट को नीचे भी ला सकते हो, दैट इज कॉल्ड सबस्क्रिप्ट। जैसे केमिस्ट्री में कोई इक्वेशंस होती हैं और आपको लिखना होता है H2O, तो जो ये 2 है ये H के नीचे आ रहा है, तो ये किस टैग से आएगा? SUB टैग से आएगा। इसके बीच में आप जो भी लिख दोगे वो किसी भी टेक्स्ट के नीचे आ जाएगा, सबस्क्रिप्ट। देखें कैसे? ऐसे हमने लिखा H सब स्टार्ट सब क्लोज्ड, बीच में लिख दिया 2, इसके बाहर आके लिख दिया O, यानी इस टैग से बाहर H लिखा हुआ है, इस टैग से बाहर O लिखा हुआ है, बीच में सबस्क्रिप्ट लगी हुई है, उसके बीच में हमने 2 लिख रखा है। तो आउटपुट क्या आ गया? H2O। यानी कि किसी भी फॉन्ट मतलब किसी भी वेब पेज पर अगर आप केमिस्ट्री की इक्वेशंस हैं या मैथ्स की इक्वेशंस हैं जहां आपको स्क्वायर्स का यूज करना पड़ रहा है, कुछ नीचे करना पड़ रहा है, तो जहां सुपर स्क्रिप्ट या सब स्क्रिप्ट का यूज होगा वहां पे SUP और SUB। तो दोनों टैग समझ में आ गए? कोई दिक्कत होगी नहीं? हो करके देखो, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, जितना प्रैक्टिकल करोगे उतना अच्छा है। नेक्स्ट, तो अगला टैग हमारे पास कौन सा आ गया जी? डिलीट टेक्स्ट। अब ये डिलीट टेक्स्ट क्या है? नाम से पता चल रहा है डिलीट, लेकिन डिलीट करने का काम नहीं करता है ये काम करता है उस टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करने का, कि ये टेक्स्ट हमने डिलीट कर दिया। बाद के लिए आपको एक वेबसाइट बना रहे हो क्योंकि उस पर कंटेंट बहुत सारा होता है। आज आपने कोई एक कंटेंट लिखा, ऐसा हो सकता है कि कल यूजर आपके पास आ जाए और आपसे कहे कि नहीं, जो मेरा वो पहला वाला कंटेंट था वो वापस डालना है मुझे, तो आप उसको कभी भी डिलीट नहीं करते। आप क्या करते हो? उसके पहले एक रिमार्क लगा दिया DEL, और आपने उसमें लिख दिया डिलीट योर फर्स्ट पैराग्राफ। तो ये क्या देखो रिप्रेजेंट कर रहा है? उसने उसको कट करके आपको रिप्रेजेंट कर दिया कि ये टेक्स्ट डिलीटेड है। आप इसको एज्यूम ना करें ये टेक्स्ट डिलीटेड है, आप नॉर्मल पढ़ लो जो आपको दिखाई पड़ रहा है, लेकिन ये यूजर को कभी शो नहीं होता, ये हमारे लिए होता है। यानी कि जो डेवलपर ऑप्शंस होते हैं, हमने स्टार्टिंग में पढ़े थे वेबसाइट में डेवलपर ऑप्शन, ये डेवलपर ऑप्शंस के अंदर आता है डेल। इस टैग से हमें ये पता चलता है कि ये टेक्स्ट या ये पैराग्राफ इस वेबसाइट से डिलीटेड है। ये आउटपुट में शो नहीं होगा, यूजर को शो नहीं होगा जो उस वेबसाइट को देख रहा होगा। तो डिलीट के भीतर जो भी रखा जाता है उसे हटाए गए टेक्स्ट के रूप में प्रदर्शित करते हैं कि ये टेक्स्ट हट चुका है। इसी तरीके से दूसरा एक और टैग है इंसर्ट। जैसे डिलीट का काम था किसी भी डिलीटेड टेक्स्ट को शो करना, इसी तरीके से इंसर्ट टेक्स्ट का काम INS टैग का काम होता है इंसर्टेड टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करना, कि इसमें ये वाला टेक्स्ट इंसर्ट कर दिया गया। देखो मैंने दोनों टैग आपको यूज करके दिखाए यहाँ पे, डिलीट भी और इंसर्ट भी। जो डिलीटेड था वो देखो कट के आ गया, जो राइट अनदर पैराग्राफ था उसके नीचे सिंपल अंडरलाइन आ गई। तो दोनों डिलीट और इंसर्ट ये दोनों एक दूसरे के पूरक है, उल्टे हैं। डिलीट से हमें ये पता चलता है कि ये टेक्स्ट इसमें से डिलीट कर दिया गया, इंसर्ट से हमें पता चलता है कि इसमें ये टेक्स्ट इंसर्ट कर दिया गया। बिग टेक्स्ट, नाम से पता चल रहा है बिग यानी कि बड़ा। तो यानी अगर हमें किसी भी टेक्स्ट को नॉर्मल फॉन्ट से बड़ा दिखाना है वहां हम बिग टेक्स्ट का यूज करते हैं, जैसे कि आपके सामने लिखा हुआ है, देखिए हेलो नॉर्मल लिखा जाएगा, उसके बाद मैंने बिग टैग स्टार्ट
बिग टैग क्लोज्ड। अब अगर इसका आउटपुट देखो तो यहाँ देखो हेलो छोटा आ रहा है लिखा हुआ, और जितना भी मैंने बिग टैग के अंदर लिखा था वो हेलो से बड़ा आ रहा है। यानी कि किसी भी चीज को, किसी भी टेक्स्ट को नॉर्मल फॉन्ट से अगर आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाना है, थोड़ा बड़ा दिखाना है, तो हम लोग कौन सा टैग यूज करते हैं? बिग टैग का। होता है ना कहीं कहीं पे कि भाई मैं कुछ भी चीज लिख रहा हूँ, मुझे किसी चीज को एक इंपॉर्टेंट दिखाना है, तो मैं इस पिछले को थोड़ा सा बड़ा कर दूं, इससे हाईलाइट, तो वो अलग दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो जहां भी किसी चीज को हाईलाइट करने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे बोल्ड हमने सीखा था, इटैलिक सीखा, मार्क सीखा था हमने एक, इसी तरीके से ये बिग, ये भी किसी टेक्स्ट के ऊपर ही उसका रिप्रेजेंटेशन है कि आप उसको कैसे हाईलाइट करोगे। तो बिग से हम लोग क्या कर सकते हैं? किसी भी टेक्स्ट को बड़ा कर सकते हैं। इसी तरीके से दूसरा टैग होता है स्मॉल। जैसे बिग टैग से क्या हो रहा था, कोई भी टेक्स्ट हमारा बड़ा हो रहा था, इसी तरीके से स्मॉल टैग से क्या होगा, स्मॉल से कोई भी चीज नॉर्मल टेक्स्ट से छोटी लिखी जाएगी। देखो जैसे हेलो नॉर्मल उसमें लिखा गया, यहाँ पे स्मॉल टैग स्टार्ट, स्मॉल टैग क्लोज्ड। यानी अब स्मॉल के बीच में हमने जितनी भी चीज लिखी है, देखो हेलो बड़ा, बड़ा नहीं है वो नॉर्मल है, और राइट द पैराग्राफ इन स्मॉलर फॉन्ट, यानी कि ये हेलो से छोटा है। तो किसी भी फॉन्ट को या किसी भी टेक्स्ट को अगर नॉर्मल से बड़ा दिखाना है तो कौन सा टैग यूज करेंगे? बिग टैग। अगर किसी भी टेक्स्ट को, सेलेक्टेड टेक्स्ट को किसी नॉर्मल टेक्स्ट से छोटा दिखाना है तो कौन सा यूज करेंगे? स्मॉल। तो बिग टैग और स्मॉल टैग दोनों समझ में आ गए होंगे। इसके अलावा और कौन सा हमने पढ़ा? एक डिलीट टेक्स्ट पढ़ा, एक इंसर्ट टेक्स्ट पढ़ा, सुपर स्क्रिप्ट पढ़ लिया, सब स्क्रिप्ट पढ़ लिया। इसके बाद टोटल हमारे 12 टैग थे, 12 टैग कंप्लीट। यानी हमने को कितने टैग पढ़े? 12 टैग तो पढ़े हैं फिजिकल, और दो कौन से टैग पढ़े हैं? लॉजिकल। तो एक बार इन सारे टैग्स का आप लोग प्रैक्टिस करें, जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस में आएंगी ये चीज़ें। अगर कहीं प्रॉब्लम होती है तो आपकी हेल्प करने के लिए मैं आपके साथ हूँ। नेक्स्ट, अब तक हमने क्या करा? टेक्स्ट के ऊपर फॉर्मेटिंग कर रहे थे जी हम। टेक्स्ट के ऊपर फॉर्मेटिंग यानी अक्षरों के ऊपर, लिखे हुए शब्दों के ऊपर। अब पेज के ऊपर भी तो फॉर्मेटिंग होती होगी कुछ। भाई पूरा एक पेज खुलता है ना, वेब पेज, अब उस पेज के ऊपर साइड में पिक्चर लगी हुई होगी, इधर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, अब उस टेक्स्ट में भी बहुत सारी फॉर्मेटिंग्स हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे पेज फॉर्मेटिंग की। अब ये पेज फॉर्मेटिंग क्या होती है, हम पूरे पेज को कैसे वो कर सकते हैं? तो सबसे पहला, एडिंग अ न्यू पैराग्राफ। अब ऐसा तो है नहीं ना कि पूरा का पूरा एक तरफ से हम लिखते ही चले गए, नहीं। हमने एक पैराग्राफ लिखा, फिर बैक छोड़ा, स्पेस छोड़ा, फिर दूसरा पैराग्राफ है, फिर तीसरा है, फिर चौथा है, तो पैराग्राफ्स भी डिवाइड करने पड़ते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे कि हम लोग कोई भी पैराग्राफ कैसे बना सकते हैं, लाइन को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, ब्लैंक स्पेसेस कैसे छोड़े जाएंगे, पेज का बैकग्राउंड कैसे चेंज होगा। क्योंकि हम लोग वेबसाइट, ज़्यादातर वेबसाइट्स आप लोग क्या देखते हो, सब वाइट कलर के बैकग्राउंड के साथ खुलती हैं। अगर मैं अपनी वेबसाइट का कलर, मुझे तो नहीं पसंद है जी वाइट, मैं तो चाह रहा हूँ मेरी वेबसाइट रेड कलर की आनी चाहिए, मेरी वेबसाइट का बैकग्राउंड पिंक कलर का आना चाहिए। तो आप अपनी वेबसाइट का पेज का बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हो। डिमांड स्पैन टैग्स, ये बहुत सारे टैग्स हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे किसकी? पेज फॉर्मेटिंग की। हम पेज को कैसे फॉर्मेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसकी? पैराग्राफ की। अगर हमें कोई भी एक नया पैराग्राफ ऐड करना हो, मैं एक पैराग्राफ लिख रहा था, लिखते लिखते मेरा वो पैराग्राफ खत्म, नाउ आई वांट टू चेंज अ न्यू पैराग्राफ, तो हम लोग किस टैग का यूज करते हैं? पी। पी एक एलिमेंट है, और जब हम इसको इसके बीच में लिख देते हैं तो ये एक टैग बन जाता है पी। तो HTML में पी एलिमेंट द्वारा पैराग्राफ को डिफाइन किया जाता है। HTML पी एलिमेंट का पूरा नाम HTML पैराग्राफ एलिमेंट होता है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि HTML में पी एलिमेंट का पूरा नाम क्या है, तो HTML पैराग्राफ एलिमेंट इसका पूरा नाम है। अब देखें, अच्छा इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स भी हैं।
अब तक वैसे हम लोग काम करते आ रहे थे, पीछे आपने जितनी प्रोग्रामिंग देखी है अब तक, जितनी प्रोग्रामिंग करी है आपने, उन सब में हमने पी स्टार्ट और पी क्लोज ये दोनों टैग यूज करे थे। इसके बीच में हम लोग सारी कोडिंग यहाँ कर रहे थे, तो आप लोग इसका यूज वैसे ऑलरेडी कर चुके। अब यहाँ पे हम लोग सिर्फ इसकी एक थ्योरी देख रहे हैं। तो ब्लॉक्स में दिखाया जाता है, टेक्स्ट का एक समूह बन जाता है। आप एक वेब पेज में एक से ज्यादा पैराग्राफ या पैराग्राफ्स डिफाइन कर सकते हो। हर न्यू पैराग्राफ को ओपनिंग टैग, ये ओपनिंग टैग हो गया और ये क्लोजिंग टैग हो गया, द्वारा डिफाइन किया जाता है। इसको मैं इसलिए थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आप लोग ऑलरेडी कर चुके। अब तक की क्लासेस में हम लोग पी टैग का यूज कई बार कर चुके हैं, बार बार करते आ रहे हैं। अब इसके लिए इंपॉर्टेंट है कुछ, ये इंपॉर्टेंट नोट्स कह लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कह लो, ये आपको पी टैग के बारे में जानने के लिए बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है ये। जैसे पहला HTML पी एलिमेंट एक बेसिक HTML टैग है जिसे ब्लॉक लेवल एलिमेंट भी कहा जाता है। कहीं कहीं किसी किसी बुक में इसको ब्लॉक एलिमेंट के नाम से भी जाना जाता है, कहीं कहीं इसको पी एलिमेंट के नाम से माना जाता है, कहीं कहीं इसको पैराग्राफ एलिमेंट कहा जाता है। तो ये क्या है, एक बेसिक HTML टैग है जिसको ब्लॉक लेवल एलिमेंट भी कहा जाता है। ब्लॉक लेवल क्यों कहा गया वैसे ऐसे, क्या मतलब हर किसी के पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है ना, भाई उसका नाम क्यों पड़ गया ब्लॉक लेवल? इसलिए पड़ गया क्योंकि अभी आपने पहले प्रोग्रामिंग करी, उसमें देखा होगा कि हम लोग जितने भी कोड्स लिख रहे थे वो इन दोनों टैग्स के बीच में लिखते थे यहाँ पे। तो ये क्या कर रहा था, ये एक ब्लॉक क्रिएट कर रहा था कि इस ब्लॉक के अंदर ये काम होना है, इस ब्लॉक के अंदर ये चीज़ कर दो, इसलिए हम लोग इसको ब्लॉक लेवल एलिमेंट भी कहते हैं। HTML पैराग्राफ को पी टैग द्वारा डिफाइन किया जाता है और क्लोजिंग टैग द्वारा बंद किया जाता है। ऑलरेडी हम लोग ये करते आ रहे हैं। थर्ड, अच्छा देखिए नोट क्या है, क्लोजिंग टैग का इस्तेमाल जरूर करें। अगर तुमने स्टार्ट कर दिया और इसको क्लोज नहीं करा तो ये एरर हो जाएगी, ये काम नहीं करेगा। पी एलिमेंट सभी ग्लोबल एट्रीब्यूट्स का उपयोग किया जाता है, इसके अलावा पी एलिमेंट एक इवेंट एट्रीब्यूट को भी सपोर्ट करता है। ये ग्लोबल एट्रीब्यूट्स क्या हैं और इवेंट एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं वो हम लोग आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे, वो आपको तब ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। सभी ब्राउज़र पैराग्राफ के ऊपर और नीचे कुछ स्पेस ऐड कर देते हैं। ये हर ब्राउज़र के ऊपर अलग अलग डिपेंड करता है, कुछ ब्राउज़र्स ज़्यादा स्पेस करते हैं, कुछ ब्राउज़र कम स्पेस करते हैं पैराग्राफ्स के बीच में। लेकिन इसको हम लोग CSS द्वारा ओवरराइड किया जा सकता है। जब हम लोग CSS पढ़ेंगे, अगली यूनिट नेक्स्ट टू नेक्स्ट यूनिट है आपकी CSS, कास्केड स्टाइलिंग, कास्केड स्टाइलिंग्स। तो वहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, स्पेस कितना होना चाहिए पैराग्राफ्स के बीच में, लेटर्स के बीच में, लाइंस के बीच में, तो वो सब हम लोग CSS में कर सकते हैं। तो जो सारे ब्राउज़र होते हैं, हर ब्राउज़र पैराग्राफ्स में अलग अलग स्पेस छोड़ता है, कुछ ज़्यादा छोड़ देते हैं, कुछ कम छोड़ देते हैं। इट डिपेंड्स ऑन ब्राउज़र्स, आप कौन सा ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो। लेकिन जब हम लोग CSS पढ़ेंगे वहाँ पे हम लोग इसका भी वो इलाज कर सकते हैं, है ना, इसको सही कर सकते हैं, अपनी मर्जी से जितना स्पेस चाहे उतना स्पेस छोड़ सकते हैं। अब HTML पैराग्राफ का एक उदाहरण वैसे मैं ऑलरेडी आपको दे चुका। देखो पी टैग यहाँ से स्टार्ट, यहाँ क्लोज, हियर इज योर फर्स्ट पैराग्राफ, दोबारा पी टैग स्टार्ट, पी टैग क्लोज, दिस इज योर सेकंड पैराग्राफ, आउटपुट सिंपल आ गया। हियर इज द फर्स्ट पैराग्राफ, दिस इज द सेकंड पैराग्राफ। अगर मैं ये पी यहाँ ना लगाता, चलो भाई आप ये भी तो क्वेश्चन कह सकते हो कि सर ये तो लाइनें हैं, ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, मैं फिर पैराग्राफ का क्या मतलब है, क्यों पैराग्राफ? भाई यहाँ पे सिर्फ एक लाइन लिखी है इसलिए वो आपको लाइन लग रही है। लेकिन अगर मैं इस लाइन में भी ये पी ना लगाऊं तो क्या होगा, तो होगा ये हियर इज द फर्स्ट पैराग्राफ टेक्स्ट, ये आ जाएगा और इसी के आगे ये प्रिंट हो जाएगा, दिस इज सेकेंड पैराग्राफ, वो नेक्स्ट लाइन में नहीं जाएगा। तो पी पैराग्राफ ने क्या करा, उसको ब्रेक कर दिया,
उसको तोड़ दिया कि अच्छा ये लाइन यहाँ खत्म, अब नेक्स्ट पैराग्राफ, अब अगले पैराग्राफ पर आ जाओ, इसलिए ये नेक्स्ट लाइन में आया है। अगर यहाँ ये पी ना लगा होता तो क्या होता, ये इसी के आगे प्रिंट हो जाता। समझ में आया? किसी भी पैराग्राफ को कहीं भी ब्रेक कर कर नेक्स्ट पैराग्राफ अगर स्टार्ट करना है तो आप पी टैग का यूज कर सकते हैं। गॉट इट? आगे चलते हैं। पैराग्राफ अलाइनमेंट। अब ये अलाइनमेंट क्या होता है भैया? अलाइनमेंट होते हैं जी चार तरह के, लेफ्ट, राइट, सेंटर और एक जस्टिफाई। बाय डिफॉल्ट HTML पैराग्राफ का अलाइनमेंट लेफ्ट होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये MCQs टाइप में भी आता है, फिल इन दी ब्लैंक्स टाइप में भी आता है। तो आपको सिर्फ क्या याद रखना है कि बाय डिफॉल्ट HTML पैराग्राफ का अलाइनमेंट क्या होता है? लेफ्ट होता है। मतलब पैराग्राफ ब्राउजर विंडो में बाईं तरफ से शुरू होकर दाईं तरफ जाता है। चलो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको। लेफ्ट अलाइनमेंट क्या होता है? अगर मैं इधर से लिखना स्टार्ट करूं APPLE, दिस इज योर लेफ्ट अलाइनमेंट, यानी कि इधर से फ्रीज हो गया। राइट अलाइनमेंट क्या हो गया? ये मेरा पूरा एक पेज है और मैं इधर से लिखना शुरू करूं A, अब लिखूंगा P, जैसे P लिखूंगा A इधर खिसक जाएगा, फिर एक और P लिखूंगा तो A इधर खिसकेगा, फिर L लिखूंगा तो एक और आगे खिसकेगा, E लिखूंगा तो एक और इधर खिसकेगा। इसको बोलते हैं राइट अलाइनमेंट। और सेंटर अलाइनमेंट क्या होगा? बिल्कुल बीचों बीच, APPLE, पेज के सेंटर में आएगा। और जस्टिफाई क्या होगा? जस्टिफाई होता है, अपनी बुक्स खोल के देखना आप लोग, उसमें जो टेक्स्ट होते हैं वो बिल्कुल दोनों तरफ से इक्वल आते हैं। अगर कहीं पे लेटर्स काउंट करोगे तो इसके लेटर कम होंगे, इसमें ज़्यादा, फिर वो बिल्कुल बराबर कैसे हो गए? वो जस्टिफाई की वजह से होते हैं। अब इनका यूज़ क्या होता है, कैसे करते हैं, वो हम आगे देखते हैं। पैराग्राफ की यही सेटिंग आप समाचार पत्रों, पत्रिकाओं में भी देखते हैं। देखना कभी न्यूज़पेपर्स उठा के, वहाँ भी सारे बिल्कुल कॉलम दोनों साइड से इक्वल मिलते हैं। कहीं कहीं लेफ्ट होंगे, कहीं राइट मिलेंगे, कहीं जस्टिफाई मिलेंगे। वैसे ज़्यादातर सिर्फ लेफ्ट और जस्टिफाई का यूज़ किया जाता है। HTML अलाइनमेंट एट्रीब्यूट के द्वारा एक पैराग्राफ के लिए 4 अलाइनमेंट सेट किए जाते हैं। कौन कौन से? लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। 4 तरीके के अलाइनमेंट। अब एक बार हम चारों को देखते हैं। पहला, लेफ्ट अलाइनमेंट। सारा कोड बिल्कुल सेम है, सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस है इसमें। जहां पे आप P टैग को स्टार्ट कर रहे थे, उस P टैग के साथ आपको एक कोड लिखना है, अलाइन इक्वल्स टू लेफ्ट, और ये इसी के बीच में लिखना होता है लेफ्ट। और कोई बताएगा क्या HTML एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है? सबसे पहली क्लास में बताया था मैंने आपको ये। क्या HTML एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है? नहीं, HTML एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। आप यहाँ पे इसी लेफ्ट को पहला लेटर कैपिटल बाकी स्मॉल भी लिख सकते हो, सारे स्मॉल भी लिख सकते हो और सारे कैपिटल भी लिख सकते हो। सिर्फ स्पेलिंग सेम होनी चाहिए, स्पेलिंग गलत नहीं होनी चाहिए। तो ये एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। तो ये कोड है। अगर आपको किसी भी पैराग्राफ को लेफ्ट अलाइंड करना है तो अलाइन इक्वल्स टू दोनों कोड्स के बीच में लेफ्ट लिख दो, ये इसका कोड है। तो लेफ्ट अलाइनमेंट HTML पैराग्राफ का बाय डिफॉल्ट ही सेट होता है। वैसे इसकी जरूरत आपको पड़ती नहीं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ही लेफ्ट आता है, तो अपने आप पहले से लेफ्ट में काम कर रहा होता है। इस अलाइनमेंट में पैराग्राफ ब्राउजर विंडो में बाएं से दाईं तरफ की तरफ जाता है और दुनिया की अधिकतर भाषाओं को लेखन कार्य में लेफ्ट अलाइनमेंट का ही उपयोग करा जाता है। अधिकतर भाषाओं का क्यों इस्तेमाल करा गया, मतलब अधिकतर वर्ड यहाँ क्यों यूज हुआ? इंग्लिश, हिंदी, फ्रेंच, स्पेनिश, आप कोई भी लैंग्वेज उठाओ, हर लैंग्वेज में हम लोग किधर से लिखना स्टार्ट करते हैं? इधर से लिखना शुरू करते हैं, ऐसे। ये लेफ्ट अलाइनमेंट है। उर्दू लैंग्वेज, उर्दू में कैसे लिखा जाता है? इधर से। ये कौन सा अलाइनमेंट है? ये राइट अलाइनमेंट है। आया समझ में? तो अधिकतर लैंग्वेज, दुनिया की अधिकतर भाषाओं के लेखन कार्य में लेफ्ट अलाइनमेंट यूज किया जाता है। अरबी, फारसी, उर्दू, ये सब राइट अलाइंड लैंग्वेज है, इनमें राइट हैंड से लिखा जाता है।
इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, हिंदी, संस्कृत, ये सब लेफ्ट हैंडेड लैंग्वेज, लेफ्ट अलाइंड लैंग्वेजेस हैं। तो कैसे यूज कर सकते हो अलाइंड, आपको कोड मैंने बता ही दिया, सारा कोड बिल्कुल सेम, सिर्फ जहां पे पी टैग का स्टार्टिंग कर रहे थे आप, वहां पे कोड छोटा सा लिखना है, अलाइन इक्वल्स टू लेफ्ट। राइट अलाइनमेंट, कोड बिल्कुल सेम, सिर्फ ये याद रखो, अलाइन इक्वल्स टू राइट। राइट अलाइनमेंट से पैराग्राफ ब्राउजर विंडो में दाएं तरफ से सरक जाता है, ये इधर से लिखना शुरू होता है, लेकिन उसे पढ़ा तो बाएं से दाएं ही जाता है, वो लिखा जाता है इधर से इधर की तरफ, लेकिन उसको पढ़ा जाता है इधर से इधर की तरफ। पैराग्राफ का राइट अलाइनमेंट इस प्रकार सेट किया जाता है। तो पैराग्राफ पी स्टार्ट करो, अलाइन इक्वल्स टू राइट। तो प्रैक्टिस करेंगे आप लोग, बाकी जब हमारा ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा तो मैं आपको इसके कुछ प्रैक्टिकल वीडियोस भी शेयर करूंगा, आपके साथ प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा कि सारे इन कोड्स का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, और एक छोटा सा वेब पेज आपको बना के भी दिखाएंगे, और कुछ वेब पेजेस आपसे भी बनवाएंगे। सेंटर अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट पैराग्राफ ब्राउजर विंडो के बिल्कुल बीचों बीच आता है, जैसे कि ये ऊपर देखो भाई, जितना ये ब्लू वाला पोर्शन है, इस ब्लू पोर्शन के बिल्कुल बीचों बीच आ रहा है सेंटर अलाइनमेंट, दिस इज कॉल्ड सेंटर अलाइनमेंट। सेंटर अलाइनमेंट से पैराग्राफ ब्राउजर विंडो के बिल्कुल बीचों बीच आ जाता है। पैराग्राफ के बाएं और दाएं तरफ बराबर का मार्जिन होता है। अब इस सी से यहां तक और इस टी से यहां तक बिल्कुल स्केल लेके नाप लेना, बिल्कुल बराबर आएगा। दिस इज योर सेंटर अलाइनमेंट, और पैराग्राफ सेंटर में दिखाई देता है। इस प्रकार के अलाइनमेंट कैसे सेट करोगे, वही सिर्फ CENTER लिखना है, लेफ्ट राइट सेंटर। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट का मतलब आज के लिए लास्ट, लेकिन ये खत्म नहीं हुआ है, इसके आगे भी चलेंगे। तो जस्टिफाई अलाइनमेंट, जस्टिफाई कौन सा होता है, अखबार और पत्रिकाओं में देखते हो आप, न्यूज़पेपर उठा लेना, न्यूज़पेपर में आप कुछ भी हिंदी का हो इंग्लिश का हो डजेंट मैटर, कोई सा भी न्यूज़पेपर उठा हुआ, उसमें जो लिखा रहता है पैराग्राफ, उसको देखना, वो पैराग्राफ दोनों साइड से बिल्कुल इक्वल। अब देखो मेरा रे यहाँ आ रहा है, गे यहाँ आ गया, ए यहाँ आ गया, टी बराबर है, तो अभी ये क्या हो रहा है, ये इक्वल नहीं आ रहे। जब मैं इसको जस्टिफाई कर दूंगा, ये अपने आप, और इधर से देखो, ये देखो सारे एक सीध में है ना, बिकॉज दिस इज अ लेफ्ट अलाइंड, ये लेफ्ट अलाइंड है, मेरा पैराग्राफ ये लेफ्ट अलाइंड है। अगर ये राइट अलाइंड होता तो जैसे उधर की सीधी लाइन है, इधर ये सारे के सारे सीधी लाइन में आ रहे होते, और उधर से आगे पीछे हो जाते, तब ये राइट अलाइंड होता। सेंटर अलाइंड में क्या होता, ये बीचों बीच आते, दोनों तरफ से इक्वल इक्वल जगह छूटती। और जस्टिफाई क्या होता है, उधर से भी बिल्कुल सीधी लाइन और इधर से भी बिल्कुल सीधी लाइन, दिस इज कॉल्ड जस्टिफाई। न्यूज़पेपर उठा के देखोगे तो वहां पे आपको पता चलेगा जो पैराग्राफ होते हैं वो बिल्कुल दोनों साइड से इक्वल आते हैं, तो उसको बोलते हैं जस्टिफाई। और इसके लिए कोड हम लोग लिखते हैं अलाइन इक्वल्स टू जस्टिफाई। तो आज के लिए इतना ही। तो आज हमने क्या सीख लिया, आज हमने सीख लिया पैराग्राफ पे कैसे काम करते हैं। पैराग्राफ के 4 अलाइनमेंट होते हैं, चारों अलाइनमेंट के क्या क्या काम होते हैं, और अपने अब तक हम लोग टोटल 12 टैग कंप्लीट कर चुके। तो अगली क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, अगली क्लास में अब हम लोग बाकी पेज की जो फॉर्मेटिंग्स थी, तो क्या आज हमने सिर्फ पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग करी है, अभी तो पेज का कलर भी चेंज करना है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, मार्जिन सेट करने हैं पेज के। तो अगली क्लास में हम लोग पेज फॉर्मेटिंग की और बातें करेंगे, पेज फॉर्मेट हम लोग कैसे कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।